नमस्कार, राजधानी लाइव में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा में बढ़ते कोरोना मामलों के मद्देनजर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने समीक्षा बैठक की, जिसमें यह फैसला लिया गया कि फिलहाल लॉकडाउन नहीं लगेगा, लेकिन सावधान रहने की जरूरत है। प्रदेश में बढ़ते कोरोना मामलों को लेकर के हरियाणा सरकार सतर्क है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीरवार को चंडीगढ़ में सभी डीसी, एसपी और सिविल सर्जन के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ऑनलाइन समीक्षा बैठक की और बैठक में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने महत्वपूर्ण सुझाव दिए। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने यह कहा कि प्रदेश में ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की कोई कमी नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि फिलहाल लॉकडाउन नहीं लगेगा, लेकिन सभी को सावधान रहने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने सैंपलिंग और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बढ़ाने और एडवाइजरी जारी करने के निर्देश देते हुए ये कहा कि शादी समारोह रात की बजाय दिन में किया जाए और नवरात्रों के दौरान किए जाने वाले कार्यक्रम भी दिन में ही किए जाएं। उन्होंने ये बताया कि प्रदेश में फिलहाल समुचित मात्रा में बेड उपलब्ध है। बैठक में यह भी बताया गया कि अब शादी समारोह में आउटडोर में 200 और इंडोर में 50 लोगों की अनुमति होगी और अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कोरोना के चलते किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील भी की है। मुख्यमंत्री ने गेहूं खरीद केंद्र बढ़ाने के निर्देश देते हुए ये कहा है कि 48 घंटे में गेहूं का उठान न होने पर उपायुक्त की जिम्मेदारी होगी। अभिषेक तक्षक हमारे संवाददाता इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, क्या कुछ पूरी जानकारी है? समीक्षा बैठक की गई है कोरोना की स्थिति को लेकर के? बिल्कुल, देखिए, जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल है, उन्होंने जो हरियाणा के तमाम जो 22 के 22 जिले हैं वहाँ के अधिकारी, जिसमें डीसी, एसपी और जो स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े बड़े अधिकारी हैं, उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है ये बैठक ली और समीक्षा की है कि प्रदेश में इस समय किस तरह के जो हालात हैं वो है और इनको कंट्रोल किस तरह किया जा सकता है। क्योंकि अब जो कोरोना संक्रमण है लगातार जो है प्रदेश में भी पैर पसार रहा है। 58 जो है कल की डेट में जो आंकड़ा दर्ज किया गया प्रदेश में, 24 घंटे में जो ये आंकड़ा कोरोना के मरीज सामने आए, उसको देखते हुए जो ये कई तरह की जो है आदेश दिए गए। हालांकि लॉकडाउन से साफ इनकार किया है मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कि प्रदेश में जो है लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा, लेकिन जो गाइडलाइंस हैं और जो उपाय हैं वो जरूर ये जनता इनका नजरअंदाज ना करे और ये जो इसमें सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क आदि जैसे जो है उनको सख्ती से पालन करवाने के जो है जिला प्रशासन को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आदेश पारित किया। और वही जो बड़ा जो बात कही है कि जो शादी समारोह और जो नवरात्रि के जो कार्यक्रम है वो दिन में आयोजित किए जाएं। तो और उन्होंने जो प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी जो जरूरी चीजें हैं उनके बारे में भी जानकारी देते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पर्याप्त मात्रा में वेंटिलेटर और ऑक्सीजन और वैक्सीनेशन जो मुहिम चलाई जा रही है उसमें वैक्सीन जो है प्रदेश में मौजूद है और किसी तरह के भी हालात से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग प्रदेश का जो है तमाम तैयारियां की गई है और प्रदेश सरकार कोरोना संक्रमण को सीमित करने के लिए जो तमाम जो गाइडलाइंस है और जो उपाय है वो अमल में लेके आ रही है। जी अभिषेक, इसके अलावा किन किन मसलों पर पाबंदियां जो है वो बढ़ाई गई हैं फिलहाल? क्योंकि लगातार देश भर में जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं तो अलग अलग राज्यों की सरकारें कड़े फैसले भी ले रही हैं, तो हरियाणा में भी कुछ पाबंदियां जो बढ़ाई गई वो क्या कुछ? साफ तौर पे कि जो शादी समारोह और जो इस तरह जो रात के जो कार्यक्रम है, नवरात्रि चल रहे हैं इस समय, उनके जो कार्यक्रम है वो दिन में आयोजित करने के बारे में जो है प्रदेश सरकार की ओर से कहा गया है और वही उसमें जो संख्या है वो भी निर्धारित की गई है। शादी समारोह में जो आउटडोर जो है 200 और इंडोर जो 50 लोगों की अनुमति होगी, वही जो अंतिम संस्कार के समय में जो है 20 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। इस तरह के जो है अब आदेश जो है पारित किए गए, क्योंकि तमाम जिलों के डीसी और एसपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ जुड़े हुए थे और वही जो गृह मंत्री अनिल विज है वो भी जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस समीक्षा बैठक में मौजूद थे। तो अब इस तरह के आदेश जो कड़े निर्देश देने के लिए भी कहा गया है कि जो मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग और जो कोरोना गाइडलाइंस का जो पालन नहीं करेंगे उनके साथ सख्ती से जो है प्रशासन पेश आए, ताकि जो है किसी ये जो कोरोना संक्रमण है इससे जो है ज्यादा से ज्यादा फैलने से बचाया जा सके। और वहीं किसानों से भी जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपील की है
कि इस आंदोलन को खत्म करें और अपनी घर वापसी करें, क्योंकि कोरोना संक्रमण लगातार जो है बढ़ रहा है। और वही जो अब इस समय जो फसल खरीद का सीजन है, गेहूं की फसल 1 अप्रैल से खरीदने का काम जो है शुरू हो गया था, तो उसके लेकर उठान और आदि कई तरह की जो समस्याएं जो आ रही हैं फसल खरीद करते हुए, तो उसकी भी जिम्मेदारी जो है अब जिला प्रशासन के को कह दी गया है कि इसका जो अगर कोई कहीं भी खामी पाई जाती है उसमें जिला प्रशासन, जिला अधिकारी जो है उन पर जो है ये जिम्मेदारी बनेगी। और वहीं जो अब सबसे बड़ा जो ऐलान हरियाणा सरकार की ओर से जो किया गया है कि अब 10वीं की जो परीक्षाएं हैं हरियाणा बोर्ड शिक्षा बोर्ड की, वो है रद्द कर दी गई और 12वीं की जो है उसमें आगामी आदेश तक जो है उनको रोका गया है। तो अब ये जैसे सीबीएसई ने 10वीं की बोर्ड की परीक्षा रद्द कर दी थी, तो उसी में कदम से कदम ताल मिलाते हुए हरियाणा के शिक्षा बोर्ड ने भी जो है अब 10वीं की बोर्ड की परीक्षा जो है रद्द कर दी। जी सर। लेकिन अभिषेक, जिस तरीके से गेहूं की खरीदी चल रही है उसको लेकर के क्या कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि काफी परेशानियों का सामना किसानों को करना पड़ रहा है? साफ तौर पर देखिए, अभी मंडियों में जो है गेहूं की जो आवक है वो बहुत भारी मात्रा में जो आ गई थी, उसमें कई समस्या आ रही थी। उठान जो जिस तरह गेहूं आ रहा था उस संख्या में जो है उठान जो है मंडियों में नहीं हो पा रहा था, तो उसकी पूरी समीक्षा मुख्यमंत्री की ओर से की गई और 2 दिन के बीच में जो है खरीद रोकी भी गई थी। तो अब जो है उठान की जो अगर लेट लतीफी या देरी होती है किसी कारणवश, जो किसी जिले में अगर इस तरह की समस्या उत्पन्न होती है, तो उसकी सीधी और साफ तौर पर जो जिम्मेदारी है वो जिला प्रशासन की होगी, डीसी की होगी। इस तरह के जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो मुख्यमंत्री ने उनको हिदायत दी है और इसमें तमाम इस तरह के काम आदेश दिए गए ताकि जो है किसानों की फसल खरीद के समय जो किसानों को किसी तरह की जो परेशानी ना आए, इस तरह के प्रबंध करने के लिए भी जो है जिला प्रशासन को मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर के द्वारा आदेश किए गए। जी अभिषेक, लेकिन लगातार जिस तरीके से किसान आंदोलन चल रहा है और बार बार हरियाणा सरकार की तरफ से और केंद्र सरकार की तरफ से किसानों से ये अपील की जा रही है कि आंदोलन को खत्म किया जाए, एक बार फिर से ये अपील की गई है, लेकिन किसान नेताओं की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई? ये कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो ये मुख्यमंत्री ने जो डीसी और एसपी के साथ जुड़े थे उसी बैठक के बाद जो बातचीत में ये साफ तौर पर उन्होंने किसानों से अपील की, क्योंकि कोरोना संक्रमण लगातार इस समय जो है बढ़ रहा है। हरियाणा में सहित जो पड़ोसी राज्य है वहां पर भारी संख्या में जो है मरीज सामने आ रहे हैं, तो उसको देखते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जो है ये अपील की है कि ये किसान आंदोलन जो चल रहा है, क्योंकि उसमें काफी संख्या में किसान मौजूद है और ये संक्रमण एक दूसरे से फैलता है, तो इसको लेकर उन्होंने अपील की कि अब घर वापसी करें। काफी लंबा आंदोलन हो गया और जो इसमें जो एहतियात है, जो वहाँ लोग डटे हुए वो एहतियात भी बरतें, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें, क्योंकि वो ये नहीं चाहते कि इस किसानों या किसी वहाँ पर बैठे लोगों में ये संक्रमण ज्यादा फैले। और इससे पहले गृह मंत्री ने भी जो है चिंता व्यक्त की थी, अनिल विज ने, कि उनको किसानों की चिंता है और इसको लेकर वो जो कृषि मंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर, उनसे बातचीत करेंगे, पत्र भी लिखा था। और हालांकि उन्होंने अब ये साफ तौर पे कहा कि वो उनसे ना इस विषय में मुलाकात भी कर सकते हैं ताकि वो किसानों के साथ जो बातचीत का जो सिलसिला है वो शुरू हो सके। और वहीं जो मुख्यमंत्री की ओर से ये भी कहा गया है कि जो फसल खरीद केंद्र बढ़ाए जाएंगे, उपायुक्तों को जो है निर्देश मुख्यमंत्री के द्वारा दे दिए गए 10-12 दिन में जो है अब जो जितने भी खरीद केंद्र है अगर उसमें उनको बढ़ाने की जरूरत पड़ती है तो उनको बढ़ाया जाए ताकि किसानों को किसी तरह की जो है अपनी फसल बेचने में किसी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े। जी अभिषेक, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। देश की राजधानी दिल्ली भी इस वक्त कोरोना के कहर से जूझ रही है। नई लहर में दिल्ली देश में कोरोना का नया एपिसेंटर बनती हुई दिखाई दे रही है। हर रोज सामने आ रहे आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं, कोरोना की इस रफ्तार के कारण दिल्ली के अस्पतालों की स्थिति बदहाल है। शमशान घाटों पर अंतिम संस्कार के लिए लंबी कतार लगने लगी है और बढ़ते कोरोना के बीच दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लागू किया गया है। दिल्ली में गुरुवार को 16,699 नए केस सामने आए हैं, जिनमें से 112 लोगों ने दम भी तोड़ दिया है और दिल्ली में अब 54,309 एक्टिव केस हो गए हैं। और दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से निजामुद्दीन मरकज को खोलने की इजाजत भी दे दी गई है। मरकज में 50 लोगों को नमाज अदा करने के लिए अनुमति दी गई है। हाईकोर्ट ने यह कहा है कि इस दौरान कोविड नियमों का पालन किया जाए। कोर्ट ने फिलहाल 4 फ्लोर खोलने के आदेश दिए हैं और बाकी जो 3 फ्लोर को खोलने के लिए कोर्ट 16 जुलाई को मामले की सुनवाई करेगा। और अस्पताल शमशान में हाल बेहाल देख करके दिल्ली की बदहाल स्थिति के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये अहम बैठक की है और मीटिंग दिल्ली के एलजी अनिल बैजल के साथ की गई है। अरविंद केजरीवाल की तरफ से नई पाबंदियों का ऐलान भी किया गया है।
कोरोना के बढ़ते संकट के बीच दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान किया गया और ये वीकेंड कर्फ्यू शुक्रवार रात 10 बजे शुरू होगा और सोमवार सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। वहीं एमसीडी अलर्ट मोड पर है। वीकेंड कर्फ्यू में मेगा सैनिटाइजेशन का काम किया जाएगा और दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने यह भी बताया है कि दिल्ली नगर निगम ने डीडीएमए और दिल्ली सरकार को पत्र लिखकर के ये कहा है कि वो निगम के कम्युनिटी सेंटर, स्कूल को भी बतौर अस्पताल इस्तेमाल कर सकते हैं। राजीव तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। राजीव, क्या कुछ पूरी जानकारी है, क्योंकि दिल्ली में कोरोना की स्थिति जो है वो चिंताजनक होती हुई नजर आ रही है, एपिसेंटर बनती हुई नजर आ रही है देश की राजधानी। रफ्तार दिल्ली के अंदर नजर आ रही है और लगातार कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार जो है वो कोशिश करती नजर आ रही है। वो बात करें कंट्रोल करने की, तो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार पिछले 24 घंटे के अंदर जो आंकड़े आए हैं वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाले हैं। लगभग 16,000 से ज्यादा के आंकड़े चिंता जरूर दिलाती है जनता को। मतलब बात करें जो कहीं ना कहीं जनता की, तो लापरवाही जरूर देखने को मिल रही है, क्योंकि अभी तक सरकार बार बार जनता को जागरूक करने की कोशिश कर रही है कि जनता सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करे, मास्क का यूज करे, गाइडलाइन का फॉलो करे, मगर गाइडलाइन का फॉलो नहीं कर पा रहे हैं और कहीं ना कहीं लापरवाही जरूर देखने को मिल रही है। मगर साफ कर बात करें तो दिल्ली सरकार बिल्कुल निरंतर कोशिश कर रही है। इसीलिए कल एलजी साथ बैठक की थी अरविंद केजरीवाल जी ने और उसके बाद में वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान किया गया है, यानी कि शुक्रवार से लेकर सोमवार तक ये कर्फ्यू रहेगा और कहीं ना कहीं लोगों को बाहर घूमने की इजाजत नहीं मिलेगी। जो छुट्टी के दिन कहीं ना कहीं बाहर जाते हैं, पिकनिक मनाने जाते हैं, उनको अब बाहर नहीं निकलना दिया जाएगा। इमरजेंसी सेवाएं जो है ये सिर्फ वही खोली जाएंगी, यानी किसी को अस्पताल जाना है, कोई इमरजेंसी सेवा है या फिर कोई बाहर से दिल्ली से बाहर जाना चाहता है तो उसके बाद रिजर्वेशन टिकट होनी चाहिए, ई पास होना चाहिए, इस तरीके की सुविधाएं जरूर दी जाएगी। मगर कहीं ना कहीं लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है इसके द्वारा और साफ जाहिर है कहीं ना कहीं लगाकर कंट्रोल होता है, रफ्तार कंट्रोल होती है, तो साफ जाहिर है कहीं ना कहीं कोरोना की जो ब्रेक है उससे कहीं ना कहीं काम होता हुआ नजर आएगा। मगर जिस तरीके से बात करें लगातार कोशिश की जा रही है दिल्ली के अंदर के कोरोना की स्थिति को कंट्रोल किया जाए, इसीलिए एमसीडी भी अब आगे आ चुकी है और लगातार कोशिश की जा रही है कि दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार से मिलकर काम किया जाए। दिल्ली के जो एमसीडी अस्पताल है उनके अंदर भी डॉक्टरों को सुविधाएं दी जाए, मेडिकल स्टाफ को सुविधाएं दी जाए, यहाँ तक कि जो एमसीडी के कर्मचारी है उनको सुविधाएं दी जाए, ताकि कोरोना की जो महामारी लड़ाई है यानी उससे कहीं ना कहीं दो चार होना ना पड़े और कहीं ना कहीं अपना बचाव भी हो सके। मगर जिस तरीके से बात करें एमसीडी स्कूलों की, एमसीडी स्कूलों को भी कंटेनमेंट जोन या अस्पतालों के तौर पर यूज किया जा सकता है। मगर देखना होगा दिल्ली सरकार कितने बड़े कदम उठा सकती है, क्योंकि दिल्ली सरकार अभी तक कह रही है अस्पतालों के अंदर बेड की कमी नहीं है, बेड खाली है, उनके पास सुविधाएं बिल्कुल है, ऑक्सीजन पूरी है। मगर जिस तरीके से कोशिश की जा रही है उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं स्थिति जरूर बिगड़ रही है और स्थिति को कंट्रोल करने के लिए वीकेंड कर्फ्यू का भी ऐलान किया गया। पहले नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया था, अब देखना होगा वीकेंड कर्फ्यू से कितना फर्क पड़ पाता है। जी, वीकेंड कर्फ्यू पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन लगातार जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, धार्मिक स्थलों को खोलने की इजाजत दी गई है और इसी वजह से अब मरकज को भी खोलने की इजाजत कोर्ट की तरफ से दी गई है। उस बारे में क्या कुछ जानकारी है? क्या सरकार इस बारे में कुछ विचार कर रही है कि धार्मिक स्थलों को बंद किया जाए? देखिए बिल्कुल जिस तरीके से बात करें मरकट की, तो मरकट की जो कह सकते हैं नमाज पढ़ने के लिए, क्योंकि रमजान चल रहे हैं तो उसके लिए कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने उसको खोलने की इजाजत भी दी है, मगर ज्यादा लोगों के नहीं, सिर्फ 50 लोग ही उसके अंदर नमाज पढ़ सकते हैं। मगर सारे फ्लोर को खोलने की परमिशन नहीं दी गई है। गिनती के 4 फ्लोर को खोलने की परमिशन दी गई, 3 बंद रहेंगे। मगर अगर उसके अंदर ज्यादा भीड़ होती है यानी 50 से ज्यादा लोग होते हैं तो कहीं ना कहीं पुलिस को कार्रवाई करनी होगी। मगर बाकी फ्लोरों को खोलने के लिए अभी 16 अप्रैल तक के लिए डेट दी गई है और लगातार कोशिश की जाएगी कि आगे की कार्रवाई किया हो। मगर जिस तरीके से लगातार कोशिश की जा रही है कि कोरोना की जो रफ्तार है उसको कंट्रोल किया जा सके, मगर दिल्ली सरकार की पहल तो कामयाब हो रही है, मगर कहीं ना कहीं जनता का सहयोग मिलता नजर नहीं आ रहा है और जनता का जब तक सहयोग नहीं मिलेगा तो इसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होगा। मगर जिस तरीके से बात करें केंद्र सरकार की, तो केंद्र सरकार बिल्कुल वैक्सीन भी उपलब्ध करा रही है। लगातार कोशिश की जा रही है कि जनता तक वैक्सीन जाए और मिले, हर एक को वैक्सीन का दोनों डोज मिले। मगर जिस तरीके से लगातार दिल्ली सरकार भी कह रही है कि पत्रकारों के लिए भी वैक्सीन होनी चाहिए, यहाँ तक कि फ्रंट लाइन वर्कर बनाना चाहिए उन्हें भी। और जिस तरीके से कहा गया कि जो 45 साल से नीचे के लोग हैं उनके लिए भी वैक्सीन उपलब्ध होनी चाहिए। मगर देखना होगा 45 साल से नीचे के लोगों के लिए तो केंद्र सरकार कब तक वैक्सीन उपलब्ध कराएगी। जी, और खासकर अगर युवाओं की बात की जाए, क्योंकि बार बार केजरीवाल ये दावा कर रहे हैं कि जो युवा हैं उनमें कोरोना इस बार ज्यादा फैल रहा है, तो युवाओं से क्या कुछ अपील केजरीवाल की तरफ से की गई?
देखिए बिल्कुल जिस तरीके से बात करें युवाओं की, तो युवाओं के लिए बिल्कुल कहा जा रहा है कि युवा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, क्योंकि सबसे ज्यादा युवा ही बाहर निकल रहे हैं और युवा ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। इसीलिए दिल्ली सरकार बार बार युवाओं से अपील कर रही है, मगर कहीं ना कहीं जो युवाओं तक अभी तक वैक्सीन नहीं उपलब्ध हो पा रही है, तो कहीं ना कहीं उसका कारण एक ये भी है। और दूसरा, जो युवा जो है वो कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। वो समझते हैं कि वायरस जो है वो उनको नहीं लगेगा, सिर्फ बुजुर्गों के लिए दिया गया है, 45 साल से ऊपर के लोगों के लिए दिया गया है, मगर खतरा सबके लिए है। इसीलिए दिल्ली सरकार निरंतर कोशिश कर रही है, युवाओं को जागरूक करने की कोशिश कर रही है, और यहां तक कि वैक्सीन का टीकाकरण जो है वो भी उपलब्ध कराने की कोशिश करी जा रही है। मगर देखना होगा वैक्सीन 45 साल से नीचे के लोगों के लिए कब तक उपलब्ध हो पाती है। मगर अस्पतालों की बात करें तो अस्पतालों के अंदर बिल्कुल सुविधाएं दी जा रही है, बेडों की संख्या बढ़ाई जा रही है, लगातार निरंतर कोशिश करी है कि बेडों की संख्या किसी को भी कम ना हो। मगर कहीं ना कहीं प्राइवेट अस्पतालों के अंदर बेडों की स्थिति को खराब होते हुए जरूर देखा जा रहा है, क्योंकि बेड नहीं मिल पा रहे हैं और लोग बहुत परेशान होते नजर आ रहे हैं। जी राजीव, लेकिन जिस तरीके से जो लोग परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ दिल्ली के सीएम ये दावा करते हैं कि अस्पतालों में बेड खाली हैं, तो वो लोग उन अस्पतालों का रुख क्यों नहीं कर रहे हैं जहां पर बेड खाली हैं? देखिए बिल्कुल भाई, जिस तरीके से बात करें अस्पताल की, तो अस्पतालों की तरफ से बिल्कुल कहा गया, यानी सरकारी अस्पतालों के लिए बिल्कुल कहा गया कि बेड उनके पास अवेलेबल है, खाली पड़े हुए हैं उनके पास। मगर जो प्राइवेट सेक्टर की बात करें, यानी प्राइवेट अस्पतालों की, वहां पर जरूर बेडों की कमी नजर आ रही है, और लगातार जनता कहीं ना कहीं सरकारी अस्पताल में न जाके प्राइवेट अस्पतालों की तरफ ज्यादा रुझान कर रही है, क्योंकि उनको पता है सरकारी में सुविधाएं नहीं मिल पाती है और प्राइवेट में जो है वो सुविधाएं जल्दी मिलती है, तो कहीं ना कहीं उसकी तरफ ज्यादा जरूर झुकाव हो रहा है। मतलब कहीं ना कहीं जनता ये समझ रही है कि प्राइवेट अस्पताल में जल्दी से जल्दी वैक्सीन का टीका लग जाएगा, जल्दी से जल्दी इलाज हो जाएगा, मगर कहीं ना कहीं स्थिति प्राइवेट अस्पतालों में ज्यादा बिगड़ती नजर आ रही है। मगर दिल्ली सरकार की बात करें तो दिल्ली सरकार निरंतर कोशिश जरूर कर रही है, मगर स्थिति धरातल पर कहीं ना कहीं सरकारी अस्पतालों की भी खराब होती नजर आ रही है, क्योंकि वहां पर भी लोगों को बेड नहीं मिल पा रहा है। जी वीकेंड कर्फ्यू के लिए क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं? देखिए बिल्कुल बताया, जिस तरीके से बात करें वीकेंड कर्फ्यू की, तो बिल्कुल कर दिया गया है। यहाँ तक कि शुक्रवार रात 10 बजे से लेकर सोमवार सुबह 6 बजे तक रहेगा, और लगातार कोशिश की जाएगी जनता को रोका जाए, यानी कि इस दौरान में, यानी शुक्रवार की रात से लेकर शनिवार और इतवार 2 दिन के लिए और सोमवार सुबह तक के लिए लोगों को बाहर निकलने से रोका जाए, ताकि लगभग सोशल डिस्टेंस का दायरा बना के रखें और लगभग लोगों को बाहर ना निकलने दिया जाए। मगर जिस तरीके से लगातार जो कोरोना की रफ्तार है उसको रोकने के लिए ही काम किया गया है, और लगातार कोशिश भी कामयाब होगी, क्योंकि जब तक जनता सहयोग देगी। मगर बात करें इमरजेंसी सेवाओं की, दिल्ली पुलिस के जवान, सिविल डिफेंस के जवान, या फिर मीडिया कर्मी, या फिर मेडिकल डिपार्टमेंट के लोग, उनके लिए जरूर छूट दी गई है। मगर जो इमरजेंसी सेवाएं हैं, यानी कि दूध वगैरह इन चीजों की, वो भी सेवाएं दी जाएगी, मगर हर तरीके से कोशिश किया जाएगा जनता कम से कम बाहर निकले। मगर ज्यादा से ज्यादा संख्या अगर जनता बाहर निकलती है तो कहीं ना कहीं दिक्कतें आएंगी, और कहीं ना कहीं ई पास के लिए ही कहा गया कि जिनको जरूरत है, इमरजेंसी सेवा चाहिए, उनके लिए सिर्फ ई पास ही दिया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति बाहर जाना चाहता है दिल्ली से और उसके पास रिजर्वेशन पहले से करा रखी है, तो वो जा सकता है अपनी रिजर्वेशन दिखाकर। अगर या फिर दिल्ली से बाहर से अंदर आ रहा दिल्ली के अंदर, तो उसके पास टिकट होना जरूरी है, उसको दिखाना पड़ेगा। तो अगर चेकिंग के दौरान उसका टिकट नहीं मिलती है तो पुलिस उसके ऊपर कार्रवाई करेगी। मगर देखना होगा कि कोरोना की रफ्तार वीकेंड कर्फ्यू से कितना लगाम लग पाती है। जी राजीव, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो लगातार जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, अलग अलग राज्यों की सरकारें तमाम कड़े फैसले भी ले रही हैं, और ऐसे ही मुंबई में भी लगातार, महाराष्ट्र की, अगर पूरे महाराष्ट्र की बात की जाए तो लगातार बड़ी संख्या में कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। वहीं मुंबई में भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हैं वो सायन कोलीवाड़ा विधानसभा के जो आमदार कप्तान आर तमिलसेल्वन ने कुछ दिन पहले सायन हॉस्पिटल के डीन डॉक्टर मोहन जोशी से मुलाकात की थी और कोरोना वैक्सीन की उपलब्धता के बारे में उन्होंने जानकारी ली। डीन ने यह बताया कि जितनी आवश्यकता है उतनी वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो पा रही है सायन हॉस्पिटल की। इस समस्या से निपटने के लिए आमदार कप्तान आर तमिलसेल्वन ने पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को भी इस बारे में बताया। देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में बीजेपी के मुंबई अध्यक्ष मंगल प्रभात लोढ़ा और आमदार प्रवीण दरेकर और बीजेपी के सभी आमदारों का प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात करने पहुंचा। राज्यपाल से महानगर पालिका आयुक्त से तुरंत बात उन्होंने की और इस समस्या से जल्द निपटने के लिए अपील की गई। बीजेपी नेताओं ने अस्पताल प्रबंधन से भी ये निवेदन किया है कि जो लोग दिन में काम की वजह से वैक्सीन नहीं ले सकते हैं, नहीं ले पा रहे हैं, उनके लिए रात को 12 बजे तक टीका देने का काम किया जाए।
मुरारी सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। मुरारी, क्या कुछ जानकारी है सायन हॉस्पिटल के बारे में, क्योंकि लगातार जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और वैक्सीन की कमी की बात आ रही है अलग अलग जगह, तो सायन हॉस्पिटल में क्या वैक्सीन की उपलब्धता अब करवा दी गई है? हालात सुधर रहे हैं, उसे देखते हुए वैक्सीनेशन टीका अभियान काफी तेज कर दिया गया है, लेकिन कई जगहों पर वैक्सीनेशन न होने की वजह से काम काफी ठप चल रहा है। सायन अस्पताल की बात करें, वहाँ पर वैक्सीन को लेकर की बात कही गई थी। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री और महानगर पालिका की सबसे कराई जा रही है, दिन में अपने काम पर है और वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचते हैं तो बंद रहता है। ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर के सरकार वैक्सीनेशन के बारे में जानकारी ली गई है और तमाम बातें वहां पर जो है वो कही गई हैं। बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल भी वहां पर पहुंचा। लेकिन मुरारी, फिलहाल क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है? अगर पूरे महाराष्ट्र की बात की जाए, खासतौर पर मुंबई की बात की जाए, तो क्या कुछ स्थिति कोरोना को लेकर के वहां पर दिखाई दे रही है? देखिए, इतने साफ तौर पर तो कह पाना काफी मुश्किल है, लेकिन हालात काफी डरावने और भयानक बनते जा रहे हैं, क्योंकि मरने वालों का जो आंकड़ा है या कोरोना संक्रमण मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में अस्पताल की कमी, बेड की कमी, वैक्सीन की कमी, ऑक्सीजन की कमी, तो कहीं न कहीं एक बड़ी मुसीबत बनती जा रही है। ऐसे में निपटने के लिए इस तरीके की रणनीति तैयार होगी, क्योंकि लॉकडाउन को लेकर के विपक्ष और व्यापारी जहां पूरी तरह से अपनी नाराजगी व्यक्त कर चुके हैं। ऐसे में राजेश टोपे स्वास्थ्य मंत्री की माने तो उन्हें लॉकडाउन का एक पर्याय बताया था कि इसका चैन तोड़ा जाएगा, लेकिन हालात काफी बिगड़ चुके हैं। महाराष्ट्र सरकार कुछ भी फैसला लेने में अभी असमंजस में फंसी हुई कि आखिर किस तरीके से कदम उठाया जाए ताकि दिहाड़ी मजदूरी, फुटपाथ पर और जो रोजमर्रा जिंदगी जीने वाले हैं उन्हें किस तरीके की राहत दी जाए। इन तमाम मुद्दों पर अपने नेताओं के साथ, महानगर पालिका के साथ चर्चाएं भी कर रहे हैं। जी, जिस तरीके से अलग अलग जगहों से ये खबर सामने आ रही थी कि वैक्सीन की कमी हो रही है, लोग वापस लौट रहे हैं, तो ऐसे में क्या अब वैक्सीन को लेकर के क्या कुछ स्थिति फिलहाल सामने आ रही है? हितेंद्र, देखिए, वैक्सीन को लेकर एक सप्ताह पहले ही सरकार और विपक्ष के बीच में आरोप प्रत्यारोप लग चुके थे। राजेश टोपे ने साफ तौर पर कहा था कि महाराष्ट्र में जितनी वैक्सीन चाहिए उतनी वैक्सीन केंद्र की तरफ से प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है, क्योंकि हालात यहाँ पर सबसे ज्यादा है। वहीं केंद्र की तरफ से कहा गया था कि महाराष्ट्र में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों का टीकाकरण हुआ है और वहां पर सबसे ज्यादा वेस्टेज वैक्सीन की गई है। तो ऐसे तमाम चीजों को देखते हुए जिस तरीके से हालात बढ़ रहे हैं, ऐसे में आरोप प्रत्यारोप के बजाय अगर केंद्र और राज्य सरकार मिलकर इस परिस्थिति से निपटती है, कोई रास्ता निकालती है, तो वही एक राहत के साथ दे सकती है। जी, लेकिन सायन हॉस्पिटल का जो मामला सामने आया है, वहां पर ये वैक्सीन की कमी का मामला सामने आया, इसको लेकर के बीजेपी के नेता खुद सामने आए और इस बारे में अब इस तरह के तमाम कितने ऐसे अस्पताल होंगे, कितने ऐसे वैक्सीनेशन सेंटर होंगे जहां पर इसी तरीके की समस्या होगी? ये तो बता पाना मुश्किल होगा कि कितने अस्पतालों में इस तरीके की समस्या है, लेकिन मुंबई के जो टॉप 10 अस्पताल हैं उनमें अक्सर वैक्सीन, गैस और बेड की कमी की बात कही जा रही है। और ऐसे में सायन अस्पताल में टीकाकरण अभियान रुकने की वजह से वैक्सीन की कमी की बात कही गई थी, जिसे लेकर विपक्ष में बीजेपी पूरी तरह से आक्रामक हो गई है। अपनी कमेटी के साथ जिस तरीके से महाराष्ट्र के महामहिम भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की, बृहन मुंबई महानगर पालिका के कमिश्नर चहल से उन्होंने तुरंत इस बारे में संपर्क किया, तो कहीं न कहीं बीजेपी एक विपक्ष की भूमिका में जो है काम कर रही है। अब ऐसे में उद्धव सरकार इस मामले में इस तरीके का फैसला लेते हैं, क्या वो मदद मांगते हैं, इस तरीके की भूमिका बताते हैं, यह देखना होगा। जितेंद्र जी मुरारी, लेकिन रात के 12 बजे तक वैक्सीनेशन सेंटर को खोलने की मांग की गई है बीजेपी नेताओं की तरफ से। इधर देखिए, बीजेपी नेताओं का साफ तौर पर कहना था कि जो लोग अपने काम धंधे में रहते हैं, दुकान बंद करते हैं, वो वैक्सीन नहीं ले पाते हैं क्योंकि दिन में अपने काम पर रहते हैं। ऐसे में उन लोगों के लिए रात 12 बजे तक वैक्सीनेशन सेंटर खोला जाए ताकि वो लोग भी वैक्सीन लगा सके। मुंबई के घाट पर चेंबूर, वड़ाला की बात करें तो इन इलाकों में संक्रमण का जो चैन है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। उसे तोड़ने के लिए वैक्सीन ही एकमात्र पर्याय उनके सामने है। ऐसे में दादर की बात करें या घाटकुपर की बात करें, बोरीवली की बात करें, तो स्लम के इलाकों में भी कोरोना काफी तेजी से फैल रहा है। यही वजह है कि दिन रात टीकाकरण चलाया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को टीकाकरण किया जाए और इसके चैन को तोड़ा जाए। जितेंद्र जी मुरारी, लेकिन टीकाकरण के बाद भी कई लोगों में कोरोना
का जो संक्रमण है वो पाया जा रहा है, तो ऐसे में सबसे बड़ा उपाय तो ये है कि जांच की जाए कोरोना के मामलों की, और जितनी जल्दी जांच हो जाती है उतना जल्दी इलाज लोगों का हो जाता है। जांच के मामलों को लेकर के क्या कुछ स्थिति महाराष्ट्र में देखने को मिल रही है? देखिए, जांच के लिए महाराष्ट्र सरकार ने जैसी स्थिति खराब हुई थी, जो लेबोरेटरी थी उसकी संख्या बढ़ा दी गई थी, चेकिंग अभियान को बढ़ा दिया गया था। रेलवे स्टेशन से लेकर बस स्टॉप, एयरपोर्ट से लेकर भाजी मार्केट तक बीएमसी के कर्मचारी, डॉक्टरों की टीम नजर रखी थी। तो कोरोना पॉजिटिव केस आए आ रहे हैं। इसका एक वजह यही माना जा रहा है कि बारीकी से उन तमाम लोगों का चेकअप किया जा रहा है, एक सीरियल से लोगों का टेस्ट किया जा रहा है, और यही वजह एक बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव के केस पाए जा रहे हैं। अगर और इस तरह से टेस्टिंग बढ़ाई जाती है, चाहे लोकल ट्रेनों को लेकर के हो या मुंबई से सटे ठाणे पालघर हो, यहाँ भी अगर इस तरीके की वैक्सीनेशन या उनके टीकाकरण के साथ साथ में इस तरीके से सारी तैयारी की गई है, थोड़ी राहत जरूर मिल सकती है। जितेंद्र जी, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो लगातार जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसी को लेकर के अलग अलग राज्यों में सतर्कता जो है वो बढ़ती जा रही है। राजधानी लाइव में बस इतना ही। आप बने रहिए एएनपी न्यूज़ के साथ।